नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व के बनने के भाग 2 भाग 1 आधुनिक युग से पहले, इसके पहले पिछले वीडियो में है। इस वीडियो में आपको 19वीं शताब्दी भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो अध्याय है उसका दूसरा भाग 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी यद्यपि 1800 से 1899 तक के समय को माना जाता है इतिहास की दृष्टि से, लेकिन ये जो अध्ययन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें 1815 से 1914 मतलब प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के पहले तक के समय के बीच हुई वैश्वीकरण और उस दौरान हुई आर्थिक घटनाएं, उनसे संबंधित सामाजिक घटनाएं और कुल मिलाकर इन पूरी गतिविधियों से विश्व स्तर पर लोगों का आना जाना, इस पर चर्चा करेंगे इस अध्याय में। और इस अध्याय के माध्यम से कोर्स में विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग विभिन्न कामों से गए, वहां बसे, उन्होंने व्यापार किया, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्योंकि ये हो चुकी है। 19वीं शताब्दी तक आते आते पूरे विश्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था। पुरातन काल से हम आधुनिक युग में आ रहे हैं। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, यूरोप में रेनेसा हो चुका है, एक नए विषयों का अध्ययन, एक नई चेतना, नई स्थिति आ गई, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। अर्थशास्त्री जो प्रवाह या प्रवाह मानते हैं, विनिमय का जो प्रवाह मानते हैं एक स्थान से, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का प्रवाह माना जाता है। व्यापार का प्रवाह, व्यापार से एक स्थान से दूसरे वस्तुओं का जाना, पैसे का। पूंजी का प्रवाह, दूसरे स्थान पर पूंजी का निवेश कर देना केवल। और श्रम का प्रवाह, श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर जीवन के लिए। तो तीनों प्रकार का प्रवाह आप 19वीं शताब्दी में व्यापक पैमाने पर देखेंगे। 3 प्रवाह है, आप समझ लीजिए। व्यापार जो उस समय आमतौर पर कपड़ा और गेहूं, खाद्य पदार्थों का ही व्यापार होता था। व्यापार का प्रवाह, तो व्यापार में सब कुछ आ जाता था, सामान भी जाता था, पूंजी भी आती थी। फिर केवल पूंजी का प्रवाह की पूंजी लगा दिया, वहां आपने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में पूंजी लगा दी, पूंजी का प्रवाह। और श्रम का प्रवाह, ये सारी गतिविधियां आप 19वीं शताब्दी में देखेंगे। आमतौर पर खाद्य पदार्थों के मामले में राष्ट्र को आत्मनिर्भर होने की बात कही जाती है और इसे ही अच्छा भी माना जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने अगर खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर होने की सोचा होता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और इतना बढ़िया विकास इंग्लैंड का न होता। घटना क्या हुई? 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की तेजी से जनसंख्या बढ़ी और औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, शहरों में लोग रहने लगे। औद्योगिकरण होने से आर्थिक क्षमता भी बढ़ी, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ी तो उनका मूल्य बढ़ा, और मूल्य के इसी वृद्धि में बड़े जमींदारों के दबाव में एक कार्न लॉ लागू कर दिया गया। कार्न लॉ क्या है? कार्न का मतलब होता है मक्का, मतलब विदेश से मक्का आयात आप दूसरे देश से नहीं कर सकते। कार्न लॉ आ गया, तो अब बाहर से आ नहीं सकता कोई भी खाद्य पदार्थ, और देश की खर्चा बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, तो खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा। इसी बीच सरकार ने शहरियों, व्यापारियों और शहर में रहने वालों के दबाव में कार्न लॉ को समाप्त कर दिया और विदेश से सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों के आयात को फ्री कर दिया। अब जब खाद्य पदार्थों, यहीं से मुख्य परिवर्तन, खाद्य पदार्थों का आयात फ्री हुआ तो बाहर के देशों से खाद्य पदार्थ वहां आने लगा, और वह इतना सस्ता था कि इंग्लैंड में जो उत्पादन होता था
वह उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इससे यह हुआ कि इंग्लैंड में खेती की जमीनें खाली हो गई, लोगों ने कृषि छोड़ दिया और वो शहरों में जाकर बस गए। और इंग्लैंड में सस्ते में खूब खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुआ, चारों तरफ से भी, और वहां का खूब औद्योगिकरण हुआ और जनसंख्या भी बढ़ी थी। इंग्लैंड का किसान शहरों में चला गया या दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गया, अमेरिका वगैरह चला गया, अमेरिका की खोज हो चुकी थी। एक एक बहुत तेजी से इससे वैश्वीकरण हुआ, उस गांव से शहर गया और दूसरे देश भी गया। दूसरा यह हुआ कि इंग्लैंड के लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देश जो थे वहां का खाद्य पदार्थ इंग्लैंड में जा रहा था और वह काफी उनके लिए काफी अच्छे दाम मिल रहे थे। वो देश थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी यूरोप के देश और मुख्य रूप से अमेरिका। बड़ा क्षेत्रफल और कम आबादी। इन इलाकों पर में इंग्लैंड के लोगों का पेट भरने के लिए जंगलों को साफ करके नए नए खेत बनाए गए, खाद्य उत्पादन होने लगा। अब खाद्य उत्पादन के लिए केवल खेत पर्याप्त नहीं था, इन खेतों में उत्पादित वस्तुओं का समुद्र तक जाना, जिससे पानी के जहाज से वो इंग्लैंड पहुंच सके, उसके लिए बंदरगाह बनाए गए। खेतों से बंदरगाह तक जाने के लिए रेल लाइनें बिछाई गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों को लगाया गया। दूसरे देशों से भी बुला के श्रमिकों को, ये कहां, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पूर्वी यूरोप के देशों में इंग्लैंड के लोगों को पेट भरने के लिए खास तौर पर खेती होने लगी और वहां मजदूर कम पड़ रहे हैं तो दूसरे जगहों से मजदूर बुला रहे हैं। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे देशों से कृषि के लिए अमेरिका और वहां मजदूर भेजे गए। इसका एक उदाहरण भारत में भी देखने को मिलता है। पंजाब में ब्रिटिश उपनिवेश भारत में स्थापित हो गया था, तो पंजाब की अर्ध रेगिस्तानी जमीन पर खूब नहरें बिछाकर और खेती की गई, जिससे बढ़िया गेहूं उत्पादित हो जाए खाने के लिए, और वह हुआ भी। अब इन सब कामों में पूंजी की भी जरूरत थी। खेती, बड़े पैमाने पर खेती हो, उसमें मजदूर लगे, फार्मिंग हो, वह पूंजी आती थी लंदन के औद्योगिक घरानों से या उद्योगों से। वहां पूंजी थी, उनको खाद्य पदार्थ चाहिए, तो एक प्रकार का ये भी बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हुआ कि इंग्लैंड के बाहर से भोज्य पदार्थों को उत्पादित करके इंग्लैंड में भेजना, और उस काम के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगे। तकनीक की भी बड़ी भूमिका रही। पहले अमेरिका से इंग्लैंड मांस के खाने के लिए भेजने के लिए, मांस खराब हो जाता, इतना ज्यादा दूर है अमेरिका से इंग्लैंड, तो उसके लिए सीधा पशु ही भेजे जाते थे। पशु जगह बहुत घेरते थे, जिंदा पशु भेजना, और रास्ते में बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, उनका वजन कम हो जाता था, 6 महीने लगते थे पहुंचने। तो इससे मांस बहुत महंगा हो जाता था, और इंग्लैंड में इस महंगे मांस को केवल कुछ लोग खाते थे, आम जनता का भोजन आलू और अंडा ही रह गया। जब तकनीक का विकास हुआ और पानी की जहाजों की गति बढ़ी, उनकी गति बढ़ी, और दूसरा फ्रीजर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम पानी के जहाजों में लगाए गए, जिससे उनमें मांस रख देने से वो खराब न हो। जब यह व्यवस्था हो गई तो अब पशु न भेजकर मांस जाने लगा, और यह मांस सीधा वहीं पे अमेरिका में ही पशुओं को मारकर और मांस इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जो सस्ता पड़ता था पशु भेजने की अपेक्षा। तो इंग्लैंड में मांस का दाम बहुत गिर गया और गरीब भी मांस खाने लगा, जिससे उसके भोजन का स्तर सुधरा और उसका स्वास्थ्य भी सुधरा। निश्चित रूप से मांसाहार करने वाले लोगों के लिए मांस सबसे बेहतर खाद्य विकल्प है। 19वीं शताब्दी तक अब ये जो वैश्वीकरण हुआ, इसका सब अच्छा ही पहलू नहीं है,
इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि अभी विश्व स्तर पर खाना उपजाने इस सब में आ जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे संपन्न हुए इंग्लैंड के लोग, यूरोप के, इन्होंने विश्व के दूसरे देशों पर कब्जा करना भी प्रारंभ हुआ, उनके संसाधनों पर कब्जा करना प्रारंभ शुरू किया। ब्रिटेन, न केवल ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद अमेरिका भी और जर्मनी, ये बड़े औपनिवेशिक देश बने जो अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, भारत में के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए। और आप देखेंगे अफ्रीका के नक्शे के उठाकर तो बहुत सारे देशों का बंटवारा आपको ऐसा लगेगा कि इसे स्केल से बांटा गया हो, एकदम सही है, स्केल से ही बांटा गया है। 1885 के में बर्लिन में विश्व के शक्तिशाली देशों की एक मीटिंग हुई, जिसमें अफ्रीकी उपनिवेशों को वहीं से स्केल से अफ्रीका के नक्शे को रखकर बांट लिया गया कि इतना हमारा, इतना हमारा, इतना। अफ्रीकी उपनिवेशों पर कब्जा करके क्षेत्रों पर, अफ्रीका में बहुत सारी जमीन थी, भूमि की अधिकता है और और खाने बहुत हैं, खनिज बहुत ज्यादा है, उसका शोधन करने का ये उपयोग करने लगे। अब दिक्कत ये आ रही थी कि इतने बड़े पैमाने पर जो अफ्रीकी क्षेत्र इनको मिल गया और वहां का कृषि दोहन और खानों का दोहन करने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ी। इस सब पूरे माल को ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछानी पड़ी। इस सब काम के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता थी। ये श्रमिक कहां से आए? ये श्रमिक, एक तो वो अफ्रीका के लोगों को ही श्रमिक बनाया गया और दूसरा भारत जैसे देशों से, चीन से भी श्रमिक वहां भेजे गए अफ्रीका में, इनके खानों में और कृषि के जो बड़े बड़े प्लांट थे जिनके बागान कहते हैं, बागानों में काम करने के लिए। बड़ी रोचक एक कहानी है। अफ्रीका में जमीन बहुत थी, जनसंख्या कम थी और शौक या कोई चीज खरीदने का विकल्प बहुत कम था। तो जमीन पर खेती करना और पशु रखने से किसी नौकरी की जरूरत अफ्रीका वालों को नहीं थी। कोई चीज वो नौकरी के पैसे से खरीदने के लिए वहां उपलब्ध नहीं, उनको जरूरत नहीं है और उनकी पूरी आवश्यकता कृषि और पशुपालन से पूर्ण हो रही है। अब ये अफ्रीकी, ये लोग जो गए यूरोपियन, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि इन अफ्रीकों को अपने बागानों में, खानों में मजदूर के रूप में लगाएं, लेकिन उनको जरूरत नहीं, वो आकर्षित नहीं हुए, उनको इनके वेतन की जरूरत नहीं थी। अब इनका सैनिक कब्जा हो गया था तो इन्होंने अत्याचार प्रारंभ किया कि परिवार के एक ही बच्चे को खेती वाली जमीन मिलेगी, बाकी लोग क्या करें, खादानों में काम करें। और तरह तरह से उत्पीड़न करके उनको उनमें लगाने का प्रयास किया जाने लगा। इन सब की एक बड़ी मदद की एक बीमारी ने, रिंडरपेस्ट जिसको कहते हैं, या मवेशी प्लेग, अफ्रीका में फैला और मवेशियों की मृत्यु हुई। मवेशियों की, जानवरों की मृत्यु होने से अब वो बेरोजगार हो गए और वो इनको खानों में काम करने लगे। आप देखिए किस प्रकार से उपनिवेशिक शक्तियों की इस बीमारी ने मदद की। नहीं, वो अफ्रीकी लोग, उन्होंने दबाव बना रहे थे, तमाम कानून बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति भर के श्रमिक उनको नहीं मिल रहे थे। दूसरा, इन्होंने भारत और चीन से एग्रीमेंट करके मजदूरों को वहां भेजना शुरू किया। भारत से जो मजदूर गए आमतौर पर अफ्रीका में, त्रिनिदाद, टोबैको, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में, आज भी वहां भारतीय मूल के लोग वो गए और वहीं के रह गए। अब आप देखिए वीएस नायपाल, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शिव नारायण चंद्र पाल, ये सब नाम भारतीय लगते हैं हमें, निश्चित रूप से भारतीयों के वंशज हैं। इनको एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट पर वहां भेजा जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहते थे और वो एग्रीमेंट को बाद में गिरमिट कहने लगे और इनको गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। ये यहाँ से तो उन्हें बहुत लालच देकर ले जाया जाता था कि 5 साल आप रहेंगे, 5 साल बाद चले जाएंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, खूब लालच दिया गया। एजेंट फैल गए पूरे देश में अंग्रेजों के। लेकिन
वहां जाने पर इनको स्थिति बहुत दयनीय लगी, वो स्थिति नहीं लगी जो इन्हें बताई गई थी। तो ये लोग वो काम छोड़ छोड़ के जंगलों में भागने लगे। फिर वहां के स्थानीय और इन लोगों ने मिलकर साझा संस्कृत का भी विकास किया, जो एकदम नई संस्कृति के रूप में सामने आई। इसमें कुछ मेले होते थे, होसे एक मेला है, एक धर्म बना वहां, विद्रोही धर्म रास्ता फारियानवाद, एक नृत्य वहां चटनी नृत्य जमैका में फेमस है, जो भारतीय और उनके सम्मिलन से सामने आई। इस तरीके से भारत से वहां मजदूर गए, और ये जब वहां लंबे समय तक रह गए, फिर वापस आए भी किसी तरह से, तो यहाँ पे इनका जीवन, फिर यहाँ पे बहुत समय गुजर गया था, यहाँ से फिर वापस भी लौट गए बहुत सारे लोग। भारतीय राष्ट्रवादियों ने धीरे धीरे जब आंदोलन तेज इसका विरोध किया, 1920 में पूरी तरह से इस प्रथा पर अंत लगा दिया गया। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पर कोई मजदूर दूसरे देश में नहीं जाएगा। ये तो मजदूरों का। अब व्यापार, भारतीय व्यापार का आप देखिए, उपनिवेश और वैश्वीकरण पर भारत का कपास बहुत अच्छा माना जाता था और वह निर्यात होता था। भारतीय कपड़ा, कपास का बना कपड़ा विदेश में निर्यात होता था। महीन कपड़ा बहुत अच्छा माना जाता था भारतीय कारीगरों का। इंग्लैंड की मिलों में भी कपड़ा बनने लगा। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत से आने वाले कपड़े पर टैक्स लगा दिया, और अपना उनका जो तैयार कपड़ा भारत में आए उसे टैक्स फ्री कर दिया। इससे भारतीय कारीगर मुकाबला नहीं कर पाए, हमारा कपड़ा उनके मिल के बने कपड़े से महंगा था, तो धीरे धीरे यहाँ का कपड़े का निर्यात कम हुआ। आप देखिए कि 1800 में भारत का जो कुल निर्यात हो रहा है उसमें 30% सूती कपड़ा है। 1815 में 15% हो गया, और 1870 में वो 3% रह गया। और कच्चा माल जो है, जो भारत से जा रहा है, उसका बढ़ने लगा। जो कच्चा माल का मतलब कृषि उत्पाद, जैसे कपास, सीधा कपड़ा नहीं, कपास, 1921 से 1971 के बीच वो 5% से 35% हो गया कच्चे माल का निर्यात। भारत से अफीम की खेती, भारत में चीन को अफीम बहुत चाहिए होता था, तो भारत में अफीम की खेती करा के उसे चीन भेजते थे, और चीन से चाय और कपड़ा या अन्य वस्तुएं, चीन की वस्तुएं, मुख्य रूप से चाय और नील, ये मंगाते थे। ये जो व्यापार था भारत से और इंग्लैंड का, कच्चा माल यहां से जाता था, तैयार वहां से, तो इसका जो मूल्य था, जो इंग्लैंड से माल आता था वो उसका मूल्य बहुत ज्यादा था और भारत वाले का कम था। तो ये जो अधिशेष बचता था इंग्लैंड के पास, इसका उपयोग वो अन्य देशों से अपने व्यापार घाटे की पूर्ति करते थे। और न केवल ये व्यापार का अधिशेष वो यहां से ले जा रहे थे, अपितु यहां जो उनके लोग काम करते थे, उनके वेतन से वो बचा पैसा, जो लोग काम करके जा रहे थे उनका पेंशन भारतीय खजाने से। तो इस तरीके से भारत से बड़े पैमाने पर धन वह वहां ले जा रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे विश्व से श्रमिकों का और पूंजी का आदान प्रदान, भारतीय जो मजदूर गए, या उसके साथ साथ कुछ भारतीय उद्यमी भी विदेशों में गए, ये एक नया एस्पेक्ट है। और सूदखोर भी गए और उन्होंने भी व्यापार वहां किया। कुछ जो बंदरगाहों पर शोरूम खोल लिए भारतीय उद्यमियों ने, और विश्व स्तर पर वो भी फैल गए। यह अध्याय 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच भूमंडलीकृत विश्व का बनने के समय को इस अध्याय में बताया गया है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको इस अध्याय को समझने में मदद मिलेगी। नमस्कार।